फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बर्मा शिक्षा क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बर्मा शिक्षा क्लासेस में। आज हम बना रहे हैं पार्ट नंबर 10, चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 8 पार्ट में हम खत्म कर चुके हैं। 9th पार्ट से हमने शुरू किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी कर रहे हैं। तो जो चैप्टर पार्ट 9 था, पार्ट 9 में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन हमने खत्म किया है। उसमें हमने समझा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके इंट्रोडक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके कारण क्या होते हैं, एंड जो डेंसिटी होती है, जो हमारा रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम होता है जिसके कारण रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, तो वो भी हमने वहां क्लियर कर लिया था। आज हम उसके इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से स्टार्टिंग करेंगे और इस वीडियो में हम इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन, इतना पार्ट आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लास्ट वीडियो में भी हमने इसमें डिस्कस किया था। तो कुछ जनरल एग्जांपल्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, शायद आप फोकस नहीं करते होंगे तो आप उन्हें फोकस करिएगा, ठीक है। बाकी जितना भी पॉइंट में बताऊंगा वो स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर के माध्यम से समझ में आ जाएगा, और जितना पॉसिबल हो सके आप घर पे उसको ट्राई करके देखिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का जो परावर्तन है, प्रकाश का जो परावर्तन है, उसके जो प्रभाव होते हैं वो कैसे हमें दिखाई देते हैं। देखिए, नंबर 1, स्टिक ले लीजिए या पेंसिल ले लीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्टिक या पेंसिल कुछ भी यूज कर सकते हैं। स्टिक हेल्प ऑब्लिकली पार्शियली इमर्स इन वाटर। अगर आप किसी पेंसिल को पार्शियली इमर्ज करते हैं, पानी में डुबो देते हैं, तो उस कंडीशन में अपीयर टू द बैंड, वो आपको बैंड झुकी हुई सी दिखाई देगी एट द वाटर सरफेस। एट द वाटर सरफेस, जहां पे वाटर सरफेस है वहां से थोड़ा सा क्या होगी, ये बैंड होती हुई दिखाई देगी। दिस रीजन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एन ऑब्जेक्ट प्लेस अंडर वाटर अपीयर टू बी राइज। आप देखिए, वाटर के अंदर आप कोई ऑब्जेक्ट को फोकस करें तो वो आपको कुछ ऊपर दिखाई देगा, मतलब राइज मतलब उठा हुआ दिखाई देगा। तो आप फोकस करके देखिए कि बकेट में एक कॉइन डाल दीजिए या कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिए, आप देखेंगे कि वो सरफेस जो नीचे का बॉटम है वो कुछ ऊपर आपको राइज उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन अ थिक ग्लास लैब जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाई थी, एक बार आप नोटिस कर सकते हैं। थिक ग्लास लैब इस तरह की होती है, ठीक है। लेबोरेटरी में आप इस पे प्रैक्टिकल भी करते हैं। तो ये ग्लास स्लैब का यूज करते हैं हम चीजों को समझने के लिए। इस ग्लास स्लैब को जब आप व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर द सम प्रिंटेड मैटर, जब आप प्रिंटेड मैटर के ऊपर ग्लास स्लैब को रखते हैं तो जो प्रिंटेड मैटर्स है वो आपको कुछ उठे हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड over some printed matter, the latter appear rise when view from the top। जब आप ग्लास स्लैब को किसी प्रिंटेड मैटर पे रखते हैं और उसे ऊपर से देखते हैं तो वो प्रिंटेड मैटर कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। एंड नेक्स्ट, द लेमन केप्ट इन द वाटर ग्लास टम्बलर बिगर देन द एक्चुअल साइज। देखिए, आप घर पर करके देख सकते हैं। आप एक ग्लास टम्बलर ले लीजिए, उसमें नींबू डाल रखिए, लेमन, और रखने के बाद उसे देखेंगे तो उसका साइज कुछ एक्चुअल साइज से बिगर आपको दिखाई देगा। एंड नेक्स्ट, लास्ट एंड इंपोर्टेंट, द स्टार अपीयर टू बी ट्विंकल इन अ क्लियर नाइट। रात में तारे टिमटिमाते हैं, क्या कारण है उसका कि रात में तारे टिमटिमाते हैं? क्या लगता है आपको कि एक स्टार की रोशनी कभी ज्यादा, कभी कम, कभी बहुत ज्यादा हो सकती है? नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे भी हमें दिखाई नहीं देते, अपनी एक्चुअल पोजीशन पे बार बार वो ब्लिंक करते हुए दिखाई देते हैं। इसका एक बड़ा रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप जानते हैं कि जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी चेंज होती है तो लाइट की स्पीड और लाइट की बेंडिंग दोनों चेंज हो जाती है। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस कर लिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहां आप उसको देख लें, ठीक है। तो होता क्या है कि जब लाइट रेज स्टार से पृथ्वी अर्थ की ओर आती हैं और अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तो वहां वैक्यूम होता है,
और वैक्यूम से वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वहां डेंसिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि एयर जो है वो कई गैसेस का और सॉइल एंड सैंड पार्टिकल्स का मिक्सचर होती है, तो डेंसिटी चेंज हो जाती है। जैसे ही लाइट एंटर करती है तो वो एंटर करने के बाद बेंडिंग हो जाती है, तो उसके कारण एक्चुअल पोजीशन हमें स्टार की दिखाई नहीं देती। बट जैसे हवाएं चलती रहती हैं, हवाएं चलने के कारण क्या होता है कि जो एयर की डेंसिटी है वो लगातार चेंज होती है, ठीक है ना, वो एक समान नहीं रहती। चेंज होने के कारण ही वो स्टार जो है वो फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आता है। तो इसमें क्या है कि द स्टार अपियर टू बी ट्विंकल ऑन अ क्लियर नाइट, ठीक है ना। तो नाइट में स्टार जो है हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिस प्रकार हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ हमने पढ़ा था, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, इसी प्रकार लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी दो ही लॉ हैं। फर्स्ट लॉ लगभग सिमिलर है, देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टिव रे एंड नॉर्मल of a refracting surface at the same point of incident at lie the same plane। तीनों ही क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टिव रे। तो आप इसको नोट डाउन कर ले, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे एंड नॉर्मल, ये तीनों ही जो है रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एट लाई इन द सेम प्लेन, तीनों ही सेम प्लेन में होते हैं। लेकिन इसका जो सेकंड लॉ है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे उन्हें समझने के लिए भी। तो सेकंड लॉ ये कहता है द रेशियो, क्या है, रेशियो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल, एंगल की जया बोलते हैं इसे, कोण की जया हिंदी में। तो रेशियो किसका, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल का एंगल की साइन एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का जो रेशियो होगा इज कांस्टेंट, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप एंगल लेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना भी लेंगे और उसके दौरान जितना भी आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलेगा, उन दोनों का जो रेशियो होगा, उन दोनों का जो अनुपात होगा, वो हमेशा क्या मिलेगा, आपको सेम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर और एयर के लिए जो रेशियो हमें मिलता है वो 1.33 आता है। तो आप इस रेशियो को कहीं भी चेक कर लें, इंडिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना भी ले लें आप, लेकिन एयर और वाटर के बीच में जो आपको एंगल्स मिलेंगे, दोनों एंगल आई और एंगल आर, उनका जो रेशियो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। यही है सेकंड लॉ, और इसी लॉ को हम क्या कहते हैं, दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, डिफाइन द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, या फिर दूसरे नाम से डिफाइन द स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल की जो जया है, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंगल की जो जया है इज कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज आल्सो नोन एज स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब इसी रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, दो मीडियम्स के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहता है। अब हम उस थर्ड पॉइंट को और समझ लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में है क्या। ठीक है, वहां से आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे और वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
देखिए जब भी रिफ्रैक्शन की हम बात करते हैं हमेशा दो मीडियम के बीच में, दो माध्यम के बीच में एक तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि रेज जो है, जो लाइट रेज है, वो हमेशा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। और जब ऐसा होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है तो कहीं ना कहीं उसकी जो डेंसिटी होती है वो चेंज हो जाती है। और डेंसिटी चेंज होने से मैंने आपको बताया था जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है तो लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो आइए समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक जनरली इसको बोला जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द रेशियो ऑफ द स्पीड, ये भी क्या है, एक रेशियो है, बट किसका रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम का स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम हमने पहले डिस्कस किया था, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट होती है। किसमें, वैक्यूम में, जहां कुछ भी नहीं होता। टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, एक रेशियो है, बट दो मीडियम्स के बीच में जो लाइट की स्पीड होती है उसकी स्पीड का एक रेशियो होता है। स्पीड ऑफ लाइट फिक्स रहती है और स्पीड ऑफ मीडियम, जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है तो मीडियम के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाती है। तो हमें बस वही फोकस करना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दिस रेशियो इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा फिक्स रहेगा जब हम सिमिलर दो मीडियम के बीच में रेशियो फाइंड आउट करेंगे। अगर दो मीडियम का जो दो मीडियम अगर दो मीडियम सेम है, सेम होने का मतलब है उनकी डेंसिटी अगर सेम है, दो मीडियम सेम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 होगा, उसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होगा, क्योंकि वहां पे लाइट की कोई ऐसी बेंडिंग नहीं होगी। देखिए तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, जनरली एन से मैंने इसे रिप्रेजेंट किया है, एनसीईआरटी में एन ही दिया गया है, लेकिन कई जगह ये म्यू से भी रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज इक्वल टू द सी अपॉन वी। रिप्रेजेंट द लेटर सी किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड ऑफ लाइट को इन द वैक्यूम। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड v क्या है, v स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। अब देखिए अनदर मीडियम ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है, कोई भी थर्ड मीडियम हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी अपॉन बी। सी मीन स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम एंड बी मीन अनदर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए आपने कई जगह देखा होगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एयर एंड ग्लास, ठीक है ना, कई जगह इसको 1 and 2 इस तरह लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि एयर एंड ग्लास, मतलब लाइट एयर से कहा एंटर कर रही है, ग्लास में एंटर कर रही है, और ग्लास में एंटर कर रही है, इसका मतलब हम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, ग्लास का। ठीक है, तो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एयर के रेस्पेक्ट में, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपैरिजन में कर रहे हैं, एयर के कंपैरिजन में कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास एंड ग्लास इक्वल टू, या एन जी से भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड डिवाइडेड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर यहाँ वाटर की बात करते तो लिखते हैं यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वाटर एंड वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड स्पीड ऑफ ग्लास कितनी होती है, आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो में हमने स्पीड ऑफ ग्लास, स्पीड ऑफ वाटर दोनों ही डिस्कस किए थे। तो स्पीड ऑफ ग्लास कितनी होती है, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप इसे कैंसिल करेंगे तो 3/2 1.5। दिस इज अ प्योर नंबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एक प्योर नंबर आता है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, इसकी कोई भी डायमेंशन भी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि हम ये जो है स्पीड ऑफ लाइट का एक रेशियो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना,
तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो टू वेलोसिटी, जो तो वेलोसिटी का रेशियो होती है ये, इट इज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट इज अ प्योर नंबर, ये एक प्योर नंबर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम गिव एन इंडिकेशन ऑफ द लाइट बेंडिंग एबिलिटी दैट द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली इंडिकेट करता है कि कोई भी मीडियम कितना लाइट को बेंड कर सकता है, जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो लाइट को उतना ही ज्यादा बेंड करेगा। कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो वहां से वो फिगर आप देख लें, या मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं, वो आप नोट कर लें, ठीक है, किसका कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, हमेशा ये एक फिक्स और कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलती है। आई थिंक आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया होगा। ये जो है जनरली रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट एन अदर मीडियम एज लाइक ग्लास एंड वाटर। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए ब्रह्मा क्लासेस के साथ और देखते रहिए, इसके साथ घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।